हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त चल रही होगी। हम कल बात कर रहे थे इतिहास के ऊपर। हमने इतिहास में जो कवर किया कल, वो था नवपाषाण काल, पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल। आज जो हम बात करने वाले हैं, अद्य प्रयोगिक इतिहास के बारे में बात करने वाले हैं। अद्य ऐतिहासिक काल के बारे में बात करने वाले हैं। आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में बात करने से पहले हम कुछ टॉपिक पे डिस्कस किए थे कल। आपको उम्मीद है याद होगा। आप नोट्स बनाते चलिए साथ ही साथ में। आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जो सिंधु घाटी सभ्यता का खोज किया गया था 1921 में जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयानंद साहनी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आप देखेंगे, यहाँ पे कुछ भौगोलिक मैं मानचित्र बना रहा हूँ, उसे समझने का थोड़ा प्रयास कीजिएगा। ये आप समझिए थोड़ा सा भारत है और ये ऐसे ऐसे भारत चला गया। थोड़ा समझने का बस प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे पाकिस्तान और यहाँ पे इराक, ऐसे कुछ समझने का प्रयास कीजिएगा। और यहाँ से निकल के आती है सिंधु नदी। सिंधु नदी के आसपास जो भी नगर बसे थे उन्हें ही सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना गया। यहाँ पे जो इसके ईस्ट में सुद्दीकोट था और यहाँ पे आलमगीरपुर था, यहाँ पे हड़प्पा थी, मोहनजोदड़ो थी। मतलब इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम कुछ नोट करेंगे, आप इसे नोट्स करते चलिएगा। जैसे मैं आपको लिखवा रहा हूँ, आप एक नोट्स तैयार करते रहिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज की गई थी 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। और इसकी जो अध्यक्षता कर रहे थे वो कर रहे थे सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल इसकी जो अध्यक्षता कर रहे थे, यहाँ पे अध्यक्षता लिख देता। नोट्स करते चलिएगा। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। आज थोड़ा मेरा तबीयत खराब है, आप थोड़ा कोऑपरेट करिएगा। इसके बाद हम जब बात करते हैं, बहुत सी बुक में आप देखेंगे इसमें लिखा होगा हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हड़प्पा सभ्यता भी इसे कहा जाता है। तो इसके बारे में आपको डिस्कस बता दूं कि जो सबसे पहले खोजा गया था वो खोजा गया था हड़प्पा शहर, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता के भी नाम से जाना जाता है। यहाँ पे लिख लीजिएगा, सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता को, हड़प्पा नगर को खोजा गया था। हड़प्पा नगर को खोजा गया था। इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। आप इसे नोट्स करिएगा। सबसे पहले हड़प्पा नगर को खोजा गया था, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। जो इसका नामकरण किया था, सिंधु घाटी सभ्यता का जो नामकरण किया था, यह सर जॉन मार्शल ने किया था। नामकरण जो इसका नामकरण किया गया था वो सर जॉन मार्शल द्वारा किया गया था। जॉन मार्शल द्वारा, क्योंकि इसकी अध्यक्षता यही कर रहे थे, इसलिए इसका जो नामकरण किया गया था सर जॉन मार्शल के द्वारा किया गया था। अब जब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, तो हमारे लिए जानना बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है सिंधु घाटी सभ्यता के जो समकालीन थे वो कौन कौन से समकालीन थे, यानी कौन कौन सभ्यता समकालीन थी। आप थोड़ा नोट करिएगा। एक एग्जाम में पूछा गया था कि मतलब कौन सी ऐसी सभ्यता थी जो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन नहीं थी। यानी जब हमको पता रहेगा कौन समकालीन थी तभी हम इसका उत्तर दे पाएंगे। तो आप इसे लिखिएगा यहाँ पे नोट लगाकर, नोट बनाते चलिएगा। मैं आपसे बार बार कहता हूँ, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन
सिंधु घाटी सभ्यता के जो समकालीन थे वो पहला था चीन की सभ्यता, चीन की सभ्यता, और जो दूसरा था वो था मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो वर्तमान में इराक का जो क्षेत्र होता है, जो इराक का क्षेत्र है, वही मेसोपोटामिया के प्राचीन नाम था। जब कई क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है कि मेसोपोटामिया किन नदियों पे बसा है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे आप नोट्स करके देखेंगे, जो मेसोपोटामिया है वो दजला फरात नदियों के आसपास बसा था। उम्मीद है कि मैंने आपको जो लिखवाया आप उसे नोट्स किए होंगे। आप इसे नोट्स करते चलिए ताकि आपको जो समझने में और रिवीजन करने में बिल्कुल मददगार साबित हो। चलिए हम आगे बात करते हैं सिंधु सभ्यता के बारे में कि इसका आकार कैसा था। आप रीजनिंग पढ़ते होंगे, रीजनिंग आप पढ़ते होंगे तो आप देखेंगे ये ईस्ट, ये वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, यानी ईस्ट पे इसका कौन सा शहर बसा था जो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत आता था। आप इसे बहुत ही ईमानदारी से आप नोट करिए ताकि आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है इधर से अगर कोई भी सवाल पूछे तो एग्जाम में आप भूले नहीं। जो सबसे पहले बात करते हैं, जो पूर्वी साइड में बसा था वो था आलमगीरपुर, आलमगीरपुर जो वर्तमान में मेरठ यूपी में, और ये जो नदी के तट पे बसा था वो हिंडन नदी के तट पर बसा था। हिंडन नदी के तट पर ये बसा था। और जब इसका हम पूर्वी बात करते हैं पूर्वी में, तो यहाँ पर पूर्वी में यहाँ पर सॉरी जो पूर्वी में बसा था सुतकांगडोर बसा था, सुतकांगडोर। जो इसका पूर्वी क्षेत्र था सुतकांगडोर था, सुतकांगडोर। अब हम बात करते हैं सुतकांगडोर की, तो जो सुतकांगडोर था वो दास्क नदी पर स्थित था। जो सुतकांगडोर था वो दास्क नदी पर स्थित था। सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे बड़ा बंदरगाह वो सुतकांगडोर ही था। सबसे बड़ा बंदरगाह यहाँ लिख लीजिएगा, सबसे बड़ा बंदरगाह। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही बंदरगाह था, उस समय लोथल भी बंदरगाह था जो वर्तमान में गुजरात में है, लेकिन जो सबसे बड़ा जो बंदरगाह था वो था सुतकांगडोर। अब हम बात करते हैं इसका जो उत्तरी जो सीमा था, मतलब उत्तर में जो सबसे उत्तर में बसा शहर था वो कौन सा था। सबसे उत्तर में जो बसा शहर था वो था मांडा। जो सबसे उत्तर में बसा इसका शहर था वो था मांडा, जो कि चिनाब नदी पर स्थित है, जो कि चिनाब नदी पर स्थित है। अब आप पूछेंगे मांडा है क्या। मांडा जो है जम्मू कश्मीर यानी वर्तमान के जो लद्दाख का जो क्षेत्र है, जो वर्तमान में लद्दाख का जो क्षेत्र है वो है मांडा का क्षेत्र। और जो सबसे निचली जो क्षेत्र था, जो सबसे नीचे वाला यानी साउथ पोल का दैमाबाद, जो सबसे निचला क्षेत्र था यानी जो सबसे दक्षिण में स्थित क्षेत्र था वो था दैमाबाद, जो कि प्रवरा नदी के तट पर स्थित था। यहाँ लिख दे रहे हैं प्रवरा नदी के तट पर। और वर्तमान में कहाँ पे स्थित है, ये वर्तमान में महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र। अब पूछेंगे प्रवरा नदी किसकी सहायक नदी है, तो प्रवरा नदी आपको पता है गोदावरी की सहायक नदी है।
और दमाबाद की एक और खासियत है, वो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे ज़्यादा घनत्व वाला शहर था। यहाँ पर लिख लीजिएगा, सबसे ज़्यादा घनत्व वाला शहर। दैमाबाद जो है सबसे ज़्यादा घनत्व वाला शहर था, जो कि सबसे निचला यानी साउथ के इस क्षेत्र में स्थित था। उम्मीद है कि आप हमने जो लिखवाया आप इसे नोट्स कर लेंगे। आप एक बार इसे नोट्स कर लेंगे, इसके बाद इसके आगे हम उसके बाद चर्चा करते हैं। उम्मीद है कि आप नोट्स कर लें। अब हम बात करेंगे सिंधु घाटी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण डिस्कस, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। उम्मीद है कि आप इसे नोट्स कर लिए होंगे। नोट्स कर लिए, और नोट्स कर लिए तो कमेंट के माध्यम से थम्स अप करें। अगर आप इसे नोट्स कर लिए हो तब कमेंट के माध्यम से थम्स अप करें, ताकि मैं इसे मिटाऊं और आगे बढ़ूं। गुड, ठीक, चलिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ उसके डिस्कस कर लेते हैं। जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल था, जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल था, वो जो है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। जो इसका काल है 1750 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और जो इसका क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल जो लगभग है 12,99,000 वर्ग किलोमीटर, लगभग में 12,99,000 वर्ग किलोमीटर तक इसका जो फैलाव था वो फैला हुआ था। और जो इसका व्यवस्था था, व्यवस्था की बात करते हैं इसके बारे में। व्यवस्था, जो इसके व्यवस्था के बारे में हम जब बात करते हैं तो 2 टीलों में विभाजित था। 2 टीलों में विभाजित था। अब आप पूछेंगे कि टीला क्या होता है, तो हम टीला के बारे में आपको बता रहे हैं, थोड़ा आप समझने का प्रयास कीजिएगा। जो सिंधु घाटी सभ्यता था वहाँ पे 2 प्रकार के टीले होते थे, एक पूर्वी टीला, पश्चिमी टीला, और एक पूर्वी टीला। ईस्ट टीला और ईस्ट टीला, वेस्ट टीला और ईस्ट टीला। जो वेस्ट टीला होता था, इसमें राजा, पुरोहित और उच्च अधिकारी जो होते थे वो इसमें निवास करते थे। और जो इसका सिक्योरिटी था, मतलब दीवार चारों तरफ से इसके सुरक्षा कवच बनी हुई थी, ताकि जो बाहरी क्षेत्र हैं या बाहरी देश के लोग इस पर आक्रमण ना कर सके। इसके सुरक्षा का बहुत बढ़िया इंतजाम किया गया था। और जो पूर्वी टीला था, इसमें जो पूर्वी टीला में मजदूर निम्न वर्ग और किसान इसमें निवास किया करते थे। इसके चारों तरफ कोई भी सुरक्षा किला नहीं होता था। उम्मीद है कि जो मैंने आपको बताया अब तक आपने अच्छे से नोट्स किया होगा और अच्छे से समझा होगा। लेकिन इन सब के सिवाय जो जितने भी अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता में नगर थे, उसमें सिर्फ 2 ही टीले थे। लेकिन जो धौलावीरा था उसमें 3 टीले थे। हम इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप नोट्स करके लिख सकते हैं। यहाँ पे स्टार बना के लिख लीजिएगा, धौलावीरा में 3 टीले होते थे। आप इसे नोट्स कर लीजिए, इसका मिटाकर आगे बताते हैं। नोट्स कर लीजिए। नोट्स हो गया? उम्मीद है कि आप ये नोट्स कर लिए होंगे। चलिए हम आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं
सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? जैसा कि हम अभी लिपि के बारे में बात करें तो हम हिंदी पढ़ रहे हैं। हिंदी की एक अपनी लिपि है देवनागरी, हम उसे लिखते हैं देवनागरी लिपि में। यानी देवनागरी लिपि में हम बाएं से दाएं की तरफ लिखते हैं, यानी इधर से स्टार्ट करते हैं और इधर ख़त्म करते हैं। लेकिन जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी, सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी, वो भाव चित्रात्मक थी। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी भाव चित्रात्मक थी, और इस लिपि को दाएं से बाएं लिखा जाता था। जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी भावात्मक लिपि थी, यानी जो पत्थरों उत्थरों पे मतलब अपने भाव को स्पष्ट करके लिखा जाता था। उम्मीद है कि आपको समझ में आया। अब तक मैंने जो भी डिस्कस किए आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का समाज कैसा था। अभी जो हम लोग का समाज है आप देख रहे हैं, आप उसमें जीवन यापन कर रहे हैं। जिस तरह समाज होता है उसी के हम लोग सापेक्ष चलते हैं। जो सिंधु घाटी सभ्यता का समाज था वो था मात्र सत्तात्मक। मात्र सत्तात्मक का वो अर्थ होता है कि मान लीजिए कि हमारे घर में एक मुखिया होता है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग कार्य करते हैं, वही जो कहता है उसी के अनुसार कार्य होता है। ठीक उसी प्रकार जो सिंधु घाटी सभ्यता का मात्र सत्तात्मक मात्र सत्तात्मक समाज था, यानी वहाँ पे महिलाओं का बोलबाला था, कहा जा सकता है, यानी जो महिलाएं कहती थी वही होता था। चलिए हम बात करते हैं जो उसके घर था, वहाँ का घर जो ईंट से बना होता था, ईंटों से बना होता था। घर वहाँ का जो ईंट से बना होता था, और ईंट की जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात होता था, यहाँ पे ईंट की जो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का जो अनुपात होता था 4:2:1 के अनुपात में वहाँ के ईंट के साइज होता था। अभी भी आप अपने घर में देखेंगे तो मैक्सिमम 4, 2 या 1 का ईंट आपको मिल जाएगा। आप इसे नोट्स करिएगा। इसके बारे में हम बात करते हैं। इसके बारे में हम जब बात करते हैं इसके आगे के बारे में, तो हम यहाँ के बात करते हैं पवित्र पशु के बारे में। पवित्र पशु, वहाँ का सिंधु घाटी सभ्यता का जो पवित्र पशु था वो था कुबड़ वाला बैल। कुबड़ वाला बैल। सिंधु घाटी सभ्यता का जो पवित्र पशु था वो था कुबड़ वाला बैल। अब हम बात करते हैं आकृति के बारे में। सिंधु सभ्यता का जो आकृति था वो कैसा था? सिंधु सभ्यता का जो आकृति था वो त्रिभुजाकार था। यानी देखेंगे आप, अभी मैंने आपको जो डायग्राम बनाया था, यहाँ से स्यूत कांडीडोर होते हुए यहाँ पे दहमदाबाद आलमगीरपुर होते हुए ये निकल जाता था। कुछ इसी प्रकार का था जो मैंने आपको अभी शुरू में स्टार्ट करके बताया था। यानी जो ओवरऑल कहा जाए इसकी आकृति जो है वो त्रिभुजाकार थी। सिंधु सभ्यता की जो आकृति था उसका फैलाव था वो त्रिभुजाकार था। जो इसका व्यवसाय था, यहाँ का व्यवसाय, सिंधु सभ्यता का व्यवसाय जो था वो था कृषि और व्यापार। सिंधु सभ्यता का जो व्यवसाय था वो था कृषि और व्यापार। यहाँ के लोग कृषि करते थे और व्यापार करते थे। इराक के जिसे मेसोपोटामिया जो था उस समय का प्रमुख इनका व्यापारिक संबंध था। अब हम बात करते हैं यहाँ का वर्ग, यानी वहाँ के कितने वर्ग में लोग रहते थे। जब हम वर्ग की बात करते हैं तो वहाँ पे जो वर्ग थे, पहला था विद्वान। पहला वर्ग था विद्वान, जो कि मैंने आपको अभी टीले का उदाहरण देकर वहाँ पे कैसे निवास करते थे उसके बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद जो था वो था योद्धा।
योद्धा मुसीबत के समय, यानी जब भी कोई बाहरी देश आक्रमण करता था उसके लिए योद्धा थे। और जो तीसरे जो थे व्यापारी, और जो चौथे थे वो थे श्रमिक, यानी जो काम वाम करते थे। उम्मीद है कि मैंने अब तक जो समझाया आपको अच्छे समझ में आया होगा और आप इसे नोट कर लिए होंगे। अब जो आगे हम जो कल डिस्कस करेंगे, आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, और जो कल डिस्कस करेंगे सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थलों के बारे में, उसके स्थलों के बारे में डिस्कस करेंगे, और वहाँ पे क्या क्या मिला क्या नहीं मिला उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो कि पेपर के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। अगर आप इस क्लास पर नए हैं तो जाएं पिछला क्लास देखें ताकि आपको क्लास अच्छे से समझ में आए। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सबको जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, कल मिलेंगे फिर। जय हिंद, जय भारत।